So our chapter is dissolution of partnership form. पहले तो आपको एक समझना होगा कि हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं that is dissolution of partnership form. Dissolution of partnership नहीं है, dissolution of partnership form. या dissolution of form बोलेंगे या बोलेंगे dissolution of partnership form या फिर dissolution of form. एक नंबर का कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है दोनों में क्या अंतर है. जब भी मैं बात करता हूँ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, किसके बारे में जिक्र करता हूँ मेरे भाई? टोटल जो चैप्टर बनना है मेरे पास तो बनना है 6 नंबर में. टोटल जो वेटेज है वो 6 नंबर की है. मैं सिर्फ बात करता हूँ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तो माने मैं बोलता हूँ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म. मैं किसके बारे में जिक्र कर रहा हूँ? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म के बारे में जिक्र हो रहा है. तो माने एडमिशन, चेंज इन पीएसआर, क्या क्या आ गया मेरे पास? चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये सब क्या आ गया मेरे पास? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जिसे बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप या बोलूं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म. जब मैं बोलता हूं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म तो इसका मतलब फर्म बंद हो गई है. ऑल द एक्शंस, ऑल द एक्टिविटीज नाउ कम्स ऑन एंड. सारे के सारे एक्शंस क्या हो गए हैं? सारी बिजनेस एक्टिविटी, सारे इकोनॉमिक रिलेशनशिप क्या हो गए हैं? बंद. इन सब में तो क्या करते थे हम? एडमिशन में भी पार्टनर क्या कर रहे थे? बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे थे. रिटायरमेंट में भी क्या कर रहे थे? कंटिन्यू कर रहे थे. डेथ में भी क्या कर रहे थे? कंटिन्यू. अब हम बात कर रहे हैं नाउ दे फाइनली डिसाइडेड कि बिजनेस बंद हो गया, अब बिजनेस कंटिन्यू नहीं चलेगा. ये क्वेश्चन एक नंबर बन जाता है मेरे भाइयों, तो बिल्कुल ध्यान देना इसके ऊपर. ये एक नंबर का क्वेश्चन एमसीक्यू पूछ लेता है. तो मुझे ये बात समझ आ गई कि डिसोल्यूशन मींस ब्रेकिंग अप और एक्सटिंक्शन, ये जिसे बोलते हैं डिसकंटिन्यूएशन. ठीक है, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप अमंग दी पार्टनर. अंडर द पार्टनरशिप एक्ट डिसोल्यूशन में बी ईदर ऑफ पार्टनरशिप और ईदर ऑफ फर्म. तो समझ गए, डिसोल्यूशन में बी अबाउट पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म. जब मैं बोल रहा हूं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, कहने का मतलब सिर्फ हमारा एट प्रेजेंट रिलेशन क्या हो गया? खत्म हो गया, पर बाकी का रिलेशन कंटिन्यू रहेगा. जैसे कि एडमिशन में होता है, जैसे कि चेंज इन पीएसआर में होता है, जैसे कि रिटायरमेंट में होता है, जैसे कि डेथ में होता है. और जब मैं बात कर रहा हूं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की, तो कहने का मतलब आप बिजनेस टोटल बंद हो गया. अब बिजनेस टोटल क्या हो गया? बंद हो गया. याद रहेगी बात? क्लियर रहेगी बात? क्या दोनों में अंतर क्लियर रहेगा? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्लियर है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म को ही बोलते हैं. और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या होता है? टोटल ऑल द एक्टिविटीज नाउ कम्स ऑन एंड. पक्की बात है? फिर मेरे पास इसमें एक क्वेश्चन बन जाता है मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन. ये अक्सर पूछ लेता है आपसे कि मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन क्या होंगे. एक क्वेश्चन बन जाता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के ऊपर और डिसोल्यूशन फॉर्म के ऊपर. दोनों में डिफरेंस क्लियर रहेगा सभी को. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप माने रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म माने ऑल द एक्टिविटीज नाउ एंड. क्लियर रहेगी बात? अब आ जाते हैं मोड्स. कौन कौन से मोड्स है जिनके द्वारा फॉर्म क्या हो सकती है? डिसॉल्व हो सकती है. पहला पॉइंट मेरे पास आ जाता है डिसोल्यूशन बाय द म्यूचुअल एग्रीमेंट. क्या होता है म्यूचुअल एग्रीमेंट? आपसी रजामंदी से अब उनका काम में मन नहीं लगता, वह किसी और काम में शिफ्ट होना चाहते हैं, वह चेंज चाहते हैं कि अब हमें काम कंटिन्यू नहीं करना, अब उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया. कोई भी रीजन हो सकता है. नाउ फाइनली दे आर डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट. आपसी सहमति से एक एग्रीमेंट किया कि अब बिजनेस को क्या कर देते हैं भाई? बंद कर देते हैं. फिर एक कंपल्सरी डिसोल्यूशन. कंपल्सरी डिसोल्यूशन कब होता है मेरे पास? कब होगा कंपल्सरी डिसोल्यूशन? बैंकरप्ट हो जाएंगे. कंपल्सरी डिसोल्यूशन सारे पार्टनर मर गए, डेथ ऑफ ऑल पार्टनर, डेथ ऑफ ऑल. अंडरस्टूड? डेथ ऑफ ऑल पार्टनर एक्सेप्ट वन. सभी की डेथ हो गई, एक ही रह गया, तो पार्टनरशिप तो ऑटोमेटिकली नहीं रह गई. तो यहां पर भी फॉर्म क्या हो जाएगी? कंपल्सरी डिसॉल्व हो जाएगी.
आपका बिजनेस फाउंड टू बी व्हाट? तो मैंने आपको बताया कंपल्सरी डिसोल्यूशन कब हो गया, मैंने बताया डेथ हो गया या बिजनेस फाउंड टू बी इलीगल। पहले तो लीगल था बट अब इलीगल हो गया। जैसे कि पहले सब लोग ना कैरोसिन का बिजनेस था, पर अब कैरोसिन तो मिलता ही नहीं कहीं। उसके बाद उन्होंने इलीगल कर दिया, जो कैरोसिन का काम करते थे सबके बिजनेस क्या हो गया, फाउंड टू बी इलीगल। तो उस केस में बिजनेस क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। मैंने बताया डेथ हो गई सभी पार्टनर की, ये सभी की डेथ हो गई, एक बचा है। अब डिसोल्यूशन ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटीजेंसीज। कंटीजेंसीज क्या होती हैं, आपने किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए बिजनेस बनाया था, माने ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो गया। ऑब्जेक्टिव क्या हो गया भाई, फुलफिल हो गया। 5 साल के लिए पार्टनरशिप की थी, टाइम एक्सपायर हो गया, तभी क्या हो जाएगा, बिजनेस बंद हो जाएगा ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कॉन्टिजेंसीज। मैंने बताया किसी पर्पस के लिए किया गया था, टाइम एक्सपायर हो गया, तो ये क्या हो गई, सर्टेन कॉन्टिजेंसीज हो गई। डिसोल्यूशन बाय द नोटिस। नोटिस क्या होता है, जब भी पार्टनरशिप एट विल होती है, मतलब कि हमें पता नहीं है फ्यूचर क्या है, हमने अपनी इच्छा से पार्टनरशिप की है, एट विल की है हम लोगों ने, उस केस में एट नोटिस, जैसे ही नोटिस दे दिया, कोई भी पार्टनर नोटिस देगा, फॉर्म क्या हो जाएगी, डिसॉल्व एंड पार्टनरशिप एट विल, जिसमें फिक्स टाइम के लिए पार्टनरशिप नहीं की जाती, किसी कंटिन्यूएशन के लिए नहीं की जाती। उसके बाद आता है मेरे पास डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। कोर्ट कब इंटरवीन करता है, आपसे पूछा जाए तो कोर्ट कब इंटरवीन करेगा, जब बिजनेस क्या हो जाए, हाँ इलीगल हो तभी इंटरवीन करता है। और फाउंड टू बी अ पार्टनर व्हाट, मिसकंडक्ट, मैं बता रहा हूं कब कब कोई पार्टनर फाउंड टू बी मिसकंडक्ट, कोई गिल्टी फाइंड आउट हो जाता है, कोर्ट इंटरवीन कर सकती है। या कोई पार्टनर अनसाउंड हो जाता है, लुनेटिक हो जाता है, पगला जाता है, उस केस में फर्म बंद हो जाती है। कोई लुनेटिक हो गया, पगला गया, अनसाउंड हो गया, तो कोर्ट नोटिस दे देती है। हैवी लॉसेस हो, सीरियस प्रॉब्लम हो जाए बिजनेस में, तभी फर्म को कोर्ट नोटिस दे सकती है बाय एनी रीजन। फिर आ जाता है मेरे पास सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स इन केस ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म। तो क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, तो सेटलमेंट कैसे होगी इसके ऊपर चर्चा करते हैं मेरे दोस्त कभी। तो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट कैसे होते हैं भाई, पहला पॉइंट आ जाएगा मेरे पास सेटलमेंट में। सबसे पहली पेमेंट कैसे होगी, पेमेंट टू दी आउटसाइडर्स। सबसे पहले पेमेंट किससे होगी, पेमेंट टू थर्ड पार्टीज। थर्ड पार्टीज, तो सबसे पहली पेमेंट हो जाएगी थर्ड पार्टीज को, हम बोलेंगे कि माने आउटसाइड लायबिलिटीज को पेमेंट हो गई, आउटसाइड लायबिलिटीज को पेमेंट। उसके बाद किसकी पेमेंट होती है, हम ऐसा ही बोल सकते हैं फर्म डेट। क्या बोल सकते हैं इसे, फर्म के डेट। तो पहली पेमेंट क्या हो जाती है, एक क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में भी आया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें पेमेंट ऑफ ऑर्डर ही पूछा हुआ था, पर बच्चों ने वो डिसोल्यूशन बनाया था, थ्योरी का ही क्वेश्चन था, उसका करेक्ट आंसर पेमेंट ऑफ ऑर्डर ये वाला था। तो पहले आउटसाइड लायबिलिटी, फर्म डेट, फिर क्या होगा दूसरा पेमेंट, प्राइवेट डेट। इसके बाद किसकी पेमेंट होगी, प्राइवेट डेट। फिर किसकी पेमेंट हो जाएगी, प्राइवेट एंड डेट। फिर किसकी पेमेंट होगी, आफ्टर सेटलमेंट ऑफ द थर्ड पार्टीज, प्राइवेट डेट। उसके बाद जो बचेगा, इफ एनी अमाउंट बैलेंस बच जाता है तो कहां चला जाता है, इफ एनी अमाउंट बैलेंस कहां डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट अमंग पार्टनर, ये बोल सकते हैं इट गोज टू पार्टनर। थर्ड पार्टीज, पहली पेमेंट किसको हो गई, थर्ड पार्टी, प्राइवेट डेट है। नाउ which accounts to be required at the time of, तो नाउ कौन कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, हम एंट्रीज भी करेंगे। ज्यादातर जो लगभग क्वेश्चन आता है मुझे 6 नंबर का 4 नंबर का, वह क्वेश्चन कहां से आता है, एंट्री से आता है। एंट्रीज को बिल्कुल ध्यान से समझना आप। तो अकाउंट्स कौन कौन से हो गए, रियलाइजेशन अकाउंट,
फिर पार्टनर का लोन अकाउंट, फिर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट, फिर कैश एंड बैंक अकाउंट, या मैं बोलूं कि मैं कैश बुक बनाऊंगा। ये वाले मैं अकाउंट सारे के सारे बनाऊंगा। नाउ मूव टू द रियलाइजेशन। अब बात करते हैं हम रियलाइजेशन अकाउंट की। रियलाइजेशन अकाउंट तो प्रोसीजर या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है एट द टाइम ऑफ द डिसोल्यूशन। तो पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली एंट्री क्या होगी मेरे पास, ट्रांसफर। पहला स्टेप क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स एंड ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटी। पहला काम क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। और दूसरा स्टेप क्या होगा मेरे पास, दो ही स्टेप में हम काम करेंगे रिलेशन से रिलेटेड बातें, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स एंड ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटी। दूसरा पॉइंट क्या रहेगा मेरे पास, सेटलमेंट ऑफ एसेट्स एंड सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी। तो पहला काम, जितने भी मेरे पास बैलेंस शीट में एसेट दिए हुए थे, बैलेंस शीट में जितनी भी लायबिलिटीज दी थी, उनको खत्म करना। कहने का मतलब उनको ट्रांसफर करना। मैं सारे के सारे कहां ट्रांसफर कर दूंगा, ट्रांसफर ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी टू वेयर, कहां ट्रांसफर होंगी बेटे, रियलाइजेशन अकाउंट। कहां ट्रांसफर हो जाएंगी, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो दो स्टेप में हम बात करेंगे, तो पहला स्टेप मैं करवाने जा रहा हूं आपको। तो ट्रांसफर ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज, पहला स्टेप क्या होगा, ट्रांसफर में पहले एसेट ट्रांसफर करते हैं। तो ए एंट्री में मैंने बोला एसेट ट्रांसफर, एसेट ट्रांसफर। क्या एंट्री होगी भाई एसेट ट्रांसफर करने की, भाई सारे अगर एसेट ट्रांसफर करें तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्डरी एसेट। कैसे ट्रांसफर करेंगे, इंडिविजुअल। कैसे ट्रांसफर करेंगे मेरे दोस्त, इंडिविजुअल लिखेंगे सभी एसेट्स एंड लायबिलिटीज को। तो पहली बात हो रही है एसेट्स की, सारे एसेट मैंने ट्रांसफर कर दिए, पर क्या मैं ट्रांसफर ना करूंगा, एक्सेप्ट, क्या मैं ट्रांसफर ना करूंगा, एक्सेप्ट। सुन लीजिए ध्यान से, कई बार पूछ लेता है वो एक नंबर में भी, क्या ना करूंगा सर, कैश बैलेंस ना करूंगा, बैंक बैलेंस ना करूंगा, कोई भी पार्टनर से रिलेटेड बात नहीं करूंगा, कोई भी पार्टनर से रिलेटेड बात नहीं करूंगा। तो माने में क्या नहीं करूंगा सर, मैं पार्टनर के लोन नहीं करूंगा, मैं पार्टनर का कोई एसेट साइड पर कैपिटल दिया है तो वो ना करूंगा, पार्टनर से रिलेटेड कोई क्या होगा, एसेट साइड पर क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस हो सकता है। दूसरी भाषा में बोलूं, कोई भी फॉर्म में लॉस हो सकता है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो सकता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो सकता है, एनी काइंड ऑफ द लॉस। तो मैं क्या ट्रांसफर ना करूंगा, कैश एंड बैंक और पार्टनर से रिलेटेड कोई भी आइटम ट्रांसफर ना करूंगा। तो हो गए एसेट ट्रांसफर। दूसरी भाषा में सब क्या ट्रांसफर करेंगे, अब दूसरे स्लॉट में लायबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे। तो लायबिलिटीज को ट्रांसफर करने में, लायबिलिटीज ट्रांसफर, तो लायबिलिटीज ट्रांसफर रिवर्स एंट्री क्या बननी चाहिए सर, सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो ये भी कैसे जाएंगे, इंडिविजुअली। कैसे ट्रांसफर करूंगा, इंडिविजुअली। एक्सेप्ट क्या ना करूंगा, कोई बताए मुझे, एक्सेप्ट क्या ना करूंगा, माने हम सन्ड्री लायबिलिटी किसे बोल रहे हैं, पार्टनर से रिलेटेड आइटम को छोड़कर। तो एक्सेप्ट क्या ना करूंगा, बताओ पार्टनर से रिलेटेड क्या होगा सर, पार्टनर का कैपिटल होगा, पार्टनर का ही, मैंने पार्टनर का लोन बोला, लोन नहीं बोला, पार्टनर का ही लोन होगा, पार्टनर के ही क्या होंगे, जनरल रिजर्व हुआ, कोई कॉन्टिजेंसी रिजर्व हुआ, माने कोई भी रिजर्व फंड हुआ,
तो पार्टनर से रिलेटेड आइटम है, ये ना करूंगा। पार्टनर का करंट अकाउंट दे रखा है तो भी ना करूंगा, मतलब पार्टनर से रिलेटेड कोई भी आइटम ट्रांसफर नहीं करूंगा। एनी डाउट कंफ्यूजन चलिए श्योर। अब इसमें ही मेरे पास एक नोट आता है जो आपने ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन में जब भी मुद्दा चलता है रिजर्व का, मैंने यहाँ रिजर्व तो लिख दिया, मैंने यहाँ पर पर्टिकुलरली मेंशन किया है रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस क्या बैलेंस। WCR के बारे में कहानी आ गई फिर से मेरे पास, तो याद रखेंगे IFR, क्योंकि ये दो ऐसे पॉइंट है, IFR तो ट्रांसफर होगा, IFR ट्रांसफर होगा, IFR ट्रांसफर करना है, क्योंकि दो पॉइंट आते हैं ना IFR और WCR, आप यहाँ वो लेके में आ जाते हैं, पुरानी वाली एरर कर देते हैं कोई। IFR ट्रांसफर करना है, IFR बिलोंग टू दी एसेट, तो ये प्रोविजन हो गया, दिस इज व्हाट प्रोविजन, तो सारे प्रोविजन को ट्रांसफर किया जा रहा है, IFR ट्रांसफर किया जाएगा। फिर क्या आ जाता है WCR, WCR भी ट्रांसफर होगा, कितना ये समझने वाली बात है, नोट करते जाइए आप। WCR में कितना पोर्शन ट्रांसफर होगा, ध्यान देंगे यहां पर, WCR पूरा ट्रांसफर नहीं होता, तो देखिए कितना पोर्शन ट्रांसफर होगा, बुक वैल्यू, समझ गए बुक वैल्यू जो बैलेंस शीट में दिया है, और उसके अगेंस्ट कोई क्लेम वैल्यू, दोनों में से जो हायर होगा, सॉरी व्हिचएवर इज लेस, व्हिचएवर इज लेस ट्रांसफर, ट्रांसफर की एंट्री तो क्लियर है, सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। मेरे को बुक में दे रखा है, बैलेंस शीट में WCR दे रखा है 10,000, ध्यान दीजिए WCR कितना दे रखा है 10,000। अब पहला पॉइंट आ गया, मैंने नीचे लिख दिया क्लेम 9,000, तो कितना ट्रांसफर होगा, कितना ट्रांसफर होगा 9,000, कितना ट्रांसफर करेंगे क्लेम वैल्यू, और जो बैलेंस शीट में वैल्यू दे रखी है, आधे बच्चे इसका फर्क नहीं जानते, दोनों में से जो लेस होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो एंट्री क्या बन गई मेरे पास, क्या एंट्री बन गई WCR अकाउंट डेबिट टू, ट्रांसफर की एंट्री होती है, क्या होती है ट्रांसफर करने की एंट्री मेरे पास, सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो एंट्री क्या बन गई मेरे पास WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अमाउंट कोई बताएगा मुझे, ये तो हो गई ट्रांसफर। मैं साथ के साथ ही सेटलमेंट की एंट्री बता देता हूं, क्योंकि अभी सेटलमेंट का पार्ट पोर्शन भी आना है। सेटलमेंट में कौन सी एंट्री आएगी, ये सेटलमेंट होगा, तो अगला पॉइंट कौन सा होगा सेटलमेंट, सेटलमेंट में कौन सी अमाउंट पेड होगी क्लेम वाली, तो एंट्री क्या हो जाएगी, सेटलमेंट की एंट्री क्या होती है, सर एसेट सारे ट्रांसफर हो गए, लायबिलिटी सारे ट्रांसफर हो गए, लायबिलिटी कैसे ट्रांसफर हुई है WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो पेमेंट की एंट्री क्या होगी, WCR तो खत्म हो चुका है, क्या एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट, रट्टा मार लेना भैया, सेटलमेंट की एंट्री यही होती है, जब भी लायबिलिटी एक्सपेंस की एंट्री होगी पेड करने की, तो एंट्री क्या होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना क्लेम वैल्यू, याद रहेगी बात क्लेम वैल्यू। सर इसमें अभी भी 1,000 का डिफरेंस रह गया, कुछ क्लेम पोर्शन नहीं भी हुआ, मैंने क्या बोला बुक वैल्यू और क्लेम वैल्यू, विच एवर इज लेस तो ट्रांसफर हो गया, पे भी कौन सा कर दिया क्लेम वैल्यू, अगर जो पोर्शन क्लेम नहीं हुआ वो कहां जाएगा पार्टनर में चला, नॉट क्लेम वैल्यू कहां जाती है, तो नोट क्या याद रखेंगे, नोट आप हमेशा याद रखेंगे, जो पोर्शन क्लेम नहीं किया नॉट क्लेम, जो पोर्शन क्या नहीं किया क्लेम नहीं किया, नॉट क्लेम्ड, नॉट क्लेम्ड वैल्यू कहां चली जाएगी, नॉट क्लेम्ड वैल्यू कहां पार्टनर कैपिटल, कितना पोर्शन नहीं क्लेम किया 10,000 था, 9,000 क्लेम हुआ, कितना नहीं किया 1,000, तो 1,000 कहां उठा के बांट दोगे भाई, WCR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, 1,000 को बांट देंगे उनकी रेशियो। क्या मेरी बात समझ पाए, अभी ट्रांसफर पे बैठा हूं मैं, बात समझ पाए, पक्की बात है, क्वेश्चन आपको जो आना है वो सेटलमेंट से आना, ध्यान दे रहे हैं, एक नंबर में MCQ तो कोई भी बना सकता है ना,
पर जो आपको क्वेश्चन आना है ज्यादातर वह आना है, अगर रिलेशन का क्वेश्चन आएगा तो इतनी कहानियां नहीं पूछेगा आपसे, क्योंकि तब वो एंट्री नहीं करवाता है नॉर्मली आपसे, क्या करवाता है, अकाउंट बनवाता है, तो वहां आपको इतना पता नहीं लगता है। एक नंबर में तो आपको याद रहेगा WCR की कौन सी वैल्यू ट्रांसफर होती है रिलेशन अकाउंट में, दोनों में से लेस। पेड कौन सी की जाती है, एक नंबर में पूछे तो क्लेम वैल्यू, पेड कौन सी होगी, और जो पोर्शन क्लेम नहीं किया आपसे पूछे कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा, तो जो क्लेम नहीं। तो जैसे मैंने अगली एग्जांपल लिख दी यहां पर, मैंने बोला नो इंफॉर्मेशन, आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, मैंने क्लेम वैल्यू तो दी नहीं, इसका मतलब ट्रांसफर नहीं होगा, क्लेम वैल्यू जीरो होगा इसका मतलब, तो बुक वैल्यू और क्लेम वैल्यू विच एवर इज लेस, तो लेस क्या होगा, जीरो। इसका मतलब WCR कहां नहीं जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगा, सारा कहां चला जाएगा, पार्टनर्स। पक्की बात है। तीसरी बात आ गई, तो यहां तो सारा बट गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये लो जी भैया हो गया डिस्ट्रीब्यूट। अगला पॉइंट मैंने बोला क्लेम इज नाउ 12,000, अब क्या करोगे, ट्रांसफर कितना होगा, ट्रांसफर कितना होगा, सर ट्रांसफर तो हो जाएगा 10,000 और क्लेम विच एवर इज लेस, तो ट्रांसफर की एंट्री आ जाएगी किसके साथ, 10,000 के साथ एंट्री, WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, WCR अकाउंट डेबिट टू, यही होगी ट्रांसफर की एंट्री, WCR अकाउंट डेबिट टू, पेड की एंट्री क्या आ जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना, नॉट क्लेम का पॉइंट ही नहीं है, तो इसका मतलब कैपिटल अकाउंट में कुछ भी नहीं। पक्की बात है। एक्सेस मत देखने लग जाना, पहले आप एक्सेस देखते थे तो रिवैल्यूएशन में जाता था, बच्चे कहते हैं एक्सेस कर रहा है तो रिलेशन में, याद रहेगी बात, इसलिए कंबाइंड एंट्री नहीं बताई, वरना मैं कंबाइंड ही एंट्री बताता इसके लिए, इसलिए अलग अलग पोर्शन बताया, विच एवर इज लेस ट्रांसफर, पेड की एंट्री जो क्लेम है, और जो नॉट क्लेम है वो पार्टनर है, याद रहेगा। टिप्स पर भैया, चलो भैया टिप्स पर हो गया। अब आ जाते हैं सेटलमेंट की एंट्रीज। अब बात करते हैं सेटलमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, जो क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, कुछ भी नहीं पता लगा ना अभी भैया, अभी आप ध्यान दीजिए, कुछ नहीं पता लगा यहीं से क्वेश्चन आना है, तो सेटलमेंट से आना है, तो सेटलमेंट ऑफ एसेट्स, बिल्कुल ध्यान से समझना, मैं बात ही नहीं कर रहा रिकॉर्डेड की, मैं बात ही नहीं कर रहा अनरिकॉर्डेड, माने बोथ रिकॉर्डेड एंड अनरिकॉर्डेड, तो इसमें भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देखना पैसा आया या पैसा गया, माने कि एसेट सोल्ड हुआ, लायबिलिटीज पेड हुई, या पार्टनर ने एसेट टेक ओवर कर लिया या पार्टनर ने बॉर्न कर लिया, तो आप बात करते हैं एसेट सेटलमेंट की। याद करो जब एसेट को ट्रांसफर किया था तो क्या एंट्री हुई थी, क्या एंट्री हुई थी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, तो डेबिट क्या कर दिया था मैंने, रियलाइजेशन अकाउंट, सारे के सारे एसेट कहां चले गए थे, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में, तो अब सेटल होगी तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, पहले क्या किया था डेबिट, सेटल करेंगे तो क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक कब आएगा, जब एसेट बिक जाए, सोल्ड हो जाए, रियलाइज्ड हो जाए। दूसरी बात, दो ही बातें हैं, ईदर एसेट सोल्ड इनटू द मार्केट या फिर टेकन ओवर बाय, दो बातों के अलावा कोई और बात ना आएगी, टेकन ओवर बाय पार्टनर, टेकन ओवर बाय पार्टनर, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू व्हाट, क्या आना चाहिए, अब भाई मां कसम खा लो कि कोई भी एंट्री आएगी एसेट से रिलेटेड सेटलमेंट की तो यही एंट्री बनेगी, बेचेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा हो तो बैंक अकाउंट डेबिट, पार्टनर बॉर्न कर रहा है, पार्टनर टेक ओवर कर रहा है तो पार्टनर कैपिटल, कुछ नहीं आएगा इसके अलावा, पक्की यही एंट्री है। आप उसमें भी खिचड़ी बना ले तो जो क्वेश्चन को स्टेटमेंट पढ़ते हो तो ये क्या हो रहा, बस ये देखना भाई एसेट बिका, जितना पोर्शन बिका बैंक टू रिलेशन, जितने पोर्शन को पार्टनर ले गया पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन, ठीक है, सेटलमेंट ऑफ एसेट खत्म हो गया। अब इसमें मैं नोट लिख लेता हूं,
नोट माने सर जिन एसिड के बारे में ना बताया हो, नो इंफॉर्मेशन अबाउट एसिड, आप क्या करोगे? नो इंफॉर्मेशन अबाउट, कुछ एसिड के बारे में नहीं बताया, नो इंफॉर्मेशन अबाउट एसिड्स, आप क्या करोगे? रियलाइज डेट बुक वैल्यू, किस पर रियलाइज कर देंगे? सर स्पेशल एंट्री होगी गुडविल की ना, नॉर्मल एसेट की तरह ट्रीट करेंगे, जैसे मशीनरी जैसे बिल्डिंग वैसे ही गुडविल, कोई ट्रीटमेंट नहीं है गुडविल। तो रियलाइज डेट व्हाट? बुक वैल्यू। किसे ना करेंगे? एक्सेप्ट। किसे रियलाइज ना करोगे? एक्सेप्ट। अगर कोई जानकारी ना हो, मैंने बोला नो इंफॉर्मेशन अबाउट एसेट, तो मैंने क्या बोला? रियलाइज डेट बुक वैल्यू। किसे नहीं करेंगे? एक्सेप्ट इंटेंजिबल एसेट। किसे ना करोगे? सर अगर बोला हो गुडविल सोल्ड तो भाई तो लेंगे ना, बोल दिया मैंने बिल्डिंग गुडविल सोल्ड, अब बोलेंगे पेटेंट सोल्ड, लेंगे। मैं क्या बता रहा हूं? अगर मैंने वो नहीं इंफॉर्मेशन दी तो इंटेंजिबल एसेट नहीं रियलाइज करेंगे, एक्सेप्ट इंटेंजिबल एसेट नॉट रियलाइज। ये जानकारी ना दी हो तब के बारे में बात कर रहे हैं। नो इंफॉर्मेशन अबाउट एसेट, तो किस पे रियलाइज करना है? बुक वैल्यू पर। किसे छोड़ देना है? इंटेंजिबल एसेट। मेंशन्ड हो फिर अलग बात है, मैं सिर्फ किसके बारे में जिक्र कर रहा हूं? नो इंफॉर्मेशन अबाउट एसेट। तो यहां पर जो मैंने बोला रियलाइज्ड बुक वैल्यू, किसके लिए बोला? ऑब्वियसली किसके लिए बोला? ऑब्वियसली किसके बारे में जिक्र हो रहा है? टेंजिबल। तो इनटेंजिबल के साथ साथ एक और बच्चे गलती कर देते, प्रीपेड एक्सपेंस। किसके बारे में जिक्र हो रहा है? इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है तो ये रियलाइज भी नहीं हो। नो इंफॉर्मेशन नॉट रियलाइज्ड। अब आ जाते हैं लायबिलिटी सेटलमेंट। लायबिलिटीज की सेटलमेंट भी कर दो भैया। सिंपल, क्या एंट्री की थी पहले आपने? सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन पेमेंट होगी, तो क्या एंट्री होगी? सर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक टू पार्टनर कैपिटल। सर जिनकी लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बताया, नो इंफॉर्मेशन, तो क्या करेंगे? पेड एट बुक वैल्यू। नो इंफॉर्मेशन तो क्या याद रखेंगे? नो इंफॉर्मेशन पेड एट नो इंफॉर्मेशन पेड एट बुक वैल्यू। क्लियर रहेगा मामला? पक्की बात है। जिस लायबिलिटी के बारे में कोई जिक्र नहीं है, क्रेडिटर के बारे में, बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में, तो उनको क्या कर दिया जाएगा? बुक वैल्यू पर पेड कर दिया जाए। पक्की बात है। और क्या याद रखेंगे नोट में? अगर मैंने एसेट ट्रांसफर कर दिए हैं तो नो इंफॉर्मेशन अबाउट लायबिलिटी, तो मैंने क्या बोला? पेड एट बुक वैल्यू। किसके बारे में जिक्र कर रहा हूं मैं? किसके बारे में जिक्र कर रहा हूं मैं? किसके बारे में जिक्र कर रहा हूं? आउटसाइड लायबिलिटी। नो इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट? प्रोविजन, तो कोई पेमेंट नहीं। नो इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोविजन, नो पेमेंट टू प्रोविजन, नो पेमेंट फॉर प्रोविजन। प्रोविजन के बारे में, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, आईएफआर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये कोई भी प्रोविजन दी हो। प्रोविजन क्या होता है? जो एसेट से रिलेटेड बात कर रहा है, इसके बारे में जिक्र कर रहा हूं, एसेट से रिलेटेड ना। तो नो पेमेंट फॉर प्रोविजंस। जैसे मैंने बोला प्रोविजन फॉर, इनकी कोई पेमेंट नहीं होगी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, सिंपल ट्रांसफर होंगे। सिर्फ ट्रांसफर तो होंगे, ओनली ट्रांसफर, ओनली ट्रांसफर माने ट्रांसफर तो होंगे पर पेमेंट इनकी कोई भी ना। फिर हम बात करते हैं अगला नोट, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स एंड लायबिलिटीज म्यूचुअली सेटल्ड, आपस में सेटल्ड हो गए, म्यूचुअली सेटल्ड।
आपस में क्या हो गई, सेटल्ड हो। फुल्ली सेटल्ड नो एंट्री, तो फुल सेटलमेंट में नो एंट्री, फुल सेटलमेंट नो एंट्री। हाँ जी, जाओ जी जाओ, कौन रोक सकता है, नो एंट्री। बता देना, क्लास चल रही थी, आप क्लास बीच में छोड़ कर आए, मैं बता दूंगा वरना घर जाके, ठीक है। फुल सेटलमेंट नो एंट्री, तुषार बाबू चलो, अगर तो फुल्ली सेटलमेंट है, फुल सेटलमेंट तो नो एंट्री। पार्ट सेटलमेंट है, ये पार्ट सेटलमेंट क्या होता है, या तो एसेट ज्यादा होगी लाइबिलिटी से, या फिर लाइबिलिटी ज्यादा होगी एसेट से, ये दो बातें हो सकती हैं। या तो मैंने बोला लाइबिलिटी ज्यादा है, या फिर मैंने क्या बोला, एसेट ज्यादा भैया, इसके अलावा तो कोई बात होगी नहीं। फुल सेटलमेंट तो समझ ही आ गया, मैंने बोला क्रेडिटर्स ऑफ ₹10,000 टेकन ओवर फर्नीचर इन फुल सेटल, बात ही खत्म होगी, कितने का फर्नीचर था, उसकी क्या वैल्यू है, इस बात से कोई मतलब नहीं है। अब क्या हो जाएगी, नो एंट्री। पॉइंट यहां आ जाता है कि मैंने बोला क्रेडिटर ऑफ ₹10,000 टेकन ओवर फर्नीचर, टेकन ओवर फर्नीचर ऑफ ₹8,000। ये नहीं बोला कि फुल सेटलमेंट, ये नहीं बोला इन फुल सेटलमेंट। अब क्या ज्यादा है, कौन सा पोर्शन ज्यादा है, लायबिलिटी ज्यादा है। कितनी लायबिलिटी ज्यादा है, मेरे पास लायबिलिटी की वैल्यू 2,000 ज्यादा हो गई, कितनी ज्यादा हो गई, तो लायबिलिटी पेड की एंट्री कर देना, क्या एंट्री बन जाएगी, जो ज्यादा होगा वो एंट्री आ जाएगी। एसेट ज्यादा तो कौन सी एंट्री हो जाएगी, एसेट रिलेस। लायबिलिटी ज्यादा तो लायबिलिटी पेड, याद रहेगी बात, लायबिलिटी ज्यादा तो लायबिलिटी ज्यादा 2,000 हो गई, क्या एंट्री होती है बेटे सेटलमेंट की, लायबिलिटी ज्यादा तो लायबिलिटी सेटलमेंट की एंट्री, क्या एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितनी ज्यादा है भाई, 2। मैंने बोला क्रेडिटर ऑफ ₹10,000, अगली एग्जांपल में बोला क्रेडिटर तो मेरे पास 10,000 के है, और उसने फर्नीचर ले लिया 15,000 का, जो बैलेंस बचता है उसने पे कर दिया हमें, क्या ज्यादा है भाई, क्या ज्यादा हो गया मेरे पास फर्नीचर ज्यादा हो गया, क्या ज्यादा हो गया, एसेट ज्यादा हो गया, तो एसेट रिलाइज की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलाइज। तो इस केस में क्या एंट्री हो जाएगी, क्या ज्यादा डोमिनेट कर गया, फर्नीचर, मेरे पास एसेट ज्यादा हो गया, कितने का, 5,000 से ज्यादा है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन। क्या मेरी बात क्लियर है सभी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगला पॉइंट मेरे पास एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, जो क्वेश्चन पूछता ही पूछते हैं, सारे पॉइंट पूछेगा आपसे, अभी एग्जाम में आएंगे आपसे सारे पॉइंट, कोई ना कोई पॉइंट पूछा ही होगा एग्जामिनेशन में, कोई भी पॉइंट आता है, सब इंपॉर्टेंट है। तो एक्सपेंसेस से रिलेटेड दो बातें मेरे पास, बॉर्न एंड पेड, उसका खर्चा कौन उठाएगा, भार कौन उठाएगा, बॉर्न कौन उठाएगा, वो फर्म उठाएगी या फिर पार्टनर, पेड कौन करेगा, या तो फर्म करेगी या फिर पार्टनर। अगर तो फर्म बॉर्न करेगी तो कौन सा अकाउंट ओपन होगा, तो मतलब बॉर्न से पता लगेगा मुझे डेबिट, पेड से पता लगेगा मुझे क्रेडिट, दो वर्ड ही देखना। और जो कोई काम नहीं बताया होगा क्वेश्चन में वो कौन करेगी, फर्म। मान लो बॉर्न के बारे में नहीं बताया तो बॉर्न कौन कर रहा है, फर्म। पेड के बारे में नहीं बताया तो पेड कौन कर रहा है, फर्म कर रही है। बॉर्न से क्या पता लगे, खर्चा कौन उठा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग अकाउंट ओपन करेंगे। पेड, कौन पेड कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग अकाउंट क्रेडिट करेंगे। ये देसी सी ट्रिक, मैंने पहले डिटेल बताया, देसी सी ट्रिक बता रहा हूं। तो बॉर्न, फर्म बॉर्न कर रही है तो भैया कौन सा अकाउंट ओपन कर देना, पार्टनर बॉर्न कर रहा है तो कौन सा अकाउंट ओपन कर देना, फर्म पेड कर रही है तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट कर देना,
पार्टनर पे कर रहा है तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट कर देना, माने जो काम पार्टनर बॉर्न पार्टनर डेबिट, पार्टनर पेड पार्टनर क्रेडिट। याद रहेगी, छोटी सी ट्रिक है, एक एग्जांपल समझिए, क्लैरिटी आ जाएगी। expenses of this solution rupees 2000 borne by A and paid by A। बियर भी किसने की है, ए ने, पेड भी किसने की है, ए ने। एंट्री क्या बनी, क्या एंट्री बनी, आप ही देखिए बॉर्न से क्या पता लगता है, डेबिट तो कौन बॉर्न कर रहा है, पार्टनर, तो डेबिट भी क्या होना चाहिए, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, पे भी कौन कर रहा है, तो क्रेडिट भी क्या होना चाहिए। तो ये तो सर कोई एंट्री बनी नहीं कि ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल, नहीं बनी, तो एंट्री अल्टीमेट आप क्या आंसर लिखोगे, नो एंट्री। आपका जवाब क्या होगा। अभी मैंने बोला फिर से एक एग्जांपल में कि भैया एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज 2000 borne by फर्म, और ये नहीं बताया कि पेड कौन कर रहा है। देखिए ध्यान से, क्या नहीं बताया, पेड कौन कर रहा है, तो ये तो पता लग गया बॉर्न कौन कर रहा है, क्या डेबिट होगा, बॉर्न से क्या पता लगता है, फर्म बॉर्न कर रही है, कौन बॉर्न कर रहा है, फर्म, क्या डेबिट होगा, सर रियलाइजेशन अकाउंट उठाकर डेबिट कर देना, कितना, तो सर ये तो बताया नहीं कौन पेड कर रहा है, क्या बताया था, कुछ ना बताया तो वो काम, जो काम पेंडिंग है कुछ नहीं बताया तो कौन करेगा, फर्म, तो पेड भी कौन कर रहा है, फर्म, क्या क्रेडिट हो गया। कोई मिस्टेक नहीं आनी चाहिए एंट्री एक्सपेंस में, कोई भी एक्सपेंसेस वाली एंट्री में कोई भी मिस्टेक नहीं आनी चाहिए आपकी। फिर देखिए जरा, expenses rupees 4000 borne by firm and paid by partner A, क्या एंट्री बननी चाहिए, कौन बॉर्न कर रहा है, फॉर्म, एंट्री क्या बनी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ए। क्या बात समझ पा रहे हैं। अगला पॉइंट बोला कि एक्सपेंसेस रुपीज 4000 borne by, कुछ क्या हो गया बेटे, गड़बड़ हो रही है कुछ, क्या एंट्री होनी चाहिए, borne by ए पेड बाय फर्म, क्या एंट्री होगी, पार्टनर कैपिटल, माने एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बॉन्ड से क्या पता लगता है डेबिट क्या होगा, तो बॉन्ड कौन कर रहा है भैया, पार्टनर की ट्रिक याद कर लीजिए, कोई भी एंट्री हो जाएगी। अब आ जाते हैं, कई बार क्वेश्चन में हमें क्या दिया होता है, पार्टनर खर्चे भी बॉर्न कर रहा है, पार्टनर खर्चे पेड भी कर रहा है, ये तो कंफर्म होगी, खर्चे की कोई एंट्री नहीं आएगी, और उसके बदले में फर्म उसे क्या दे रही है, रेम्यूनरेशन दे रही है, तो सिर्फ रेम्यूनरेशन की एंट्री आएगी। क्या बोला ध्यान से सुनो, सिर्फ कौन सी एंट्री आएगी, expenses bear by the partner and paid by the partner, and for which firm paid rupees so and so to the partner, जिसके बदले में फर्म उसे कुछ अमाउंट पेड कर देती है, तो माने क्या पेड कर रही है उसे, रेम्यूनरेशन। और क्वेश्चन में एक्चुअल एक्सपेंसेस भी दिए होते हैं, तो आपको क्या याद रखना है, एक्चुअल एक्सपेंसेस की कोई एंट्री नहीं होगी, क्यों, एक्सपेंसेस बॉर्न बाय पार्टनर पेड बाय पार्टनर, बॉर्न बाय पेड बाय पार्टनर, कोई एंट्री नहीं बनी, पर रेम्यूनरेशन की एंट्री आएगी। जब भी याद रखना क्वेश्चन में अगर रेम्यूनरेशन दे रखा हो तो रेम्यूनरेशन की एक फिक्स सी एंट्री है, क्या, रेम्यूनरेशन की बिसाइड ऑफ ऑल दिस, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर फिक्स एंट्री है, क्या, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर क्या एंट्री होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, फर्म के लिए खर्चा भैया, रेम्यूनरेशन टू पेबल टू हु, पार्टनर पे,
रेमोडेशन की एक फिक्स एंट्री है, याद रखना। बाकी सारे एक्सपेंसेस की कहानी क्वेश्चन में लिखी होगी। ये ज्यादा क्लियर है? रेमोडेशन की कहानी सभी को याद रहेगी। रेमोडेशन की फिक्स एंट्री है क्या? रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, बाकी सारी की सारी कहानी आपको क्वेश्चन में मेंशन। एनी डाउट, कंफ्यूजन टिल हियर? पक्का नहीं है? आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं प्राइवेट डेट एंड पार्टनर लोन सेटलमेंट। अगला पॉइंट, रिलेशन की सेटलमेंट हो गई, अब पार्टनर लोन की सेटलमेंट, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया हमने। एसेट लायबिलिटीज रियलाइजेशन से रिलेटेड सारी बातें हो गई। जितनी भी बातें रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड थी सारी की सारी खत्म। अब अगला पॉइंट आ जाता है मेरे पास पार्टनर का लोन। अगला नोट, पार्टनर लोन सेटलमेंट, प्राइवेट डेट सेटलमेंट। पार्टनर का लोन या प्राइवेट डेट सेटलमेंट, व्हाट शुड बी द एंट्री फॉर दिस? क्या एंट्री होनी चाहिए मेरे मित्रों प्राइवेट लोन और प्राइवेट डेट सेटलमेंट की? पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट, पार्टनर का लोन अकाउंट डेबिट, ये एंट्री भी अक्सर पूछ लेता है। कौन सी वैल्यू के साथ? बुक वैल्यू के साथ। तो पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट, पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट, बुक वैल्यू टू बैंक, कितनी वैल्यू? जितना उसे पेड कर दिया, जितना उसे पेड कर दिया। और बैलेंसिंग फिगर इफ एनी, कहां चला जाएगा बैलेंसिंग फिगर इफ एनी? बैलेंसिंग फिगर गोज टू दी रियलाइजेशन इफ एनी, बैलेंसिंग फिगर गोज टू रियलाइजेशन। सर बैलेंसिंग फिगर डेबिट में भी आ सकती है, ऑफिस कहीं भी आ सकती है, ज्यादा भी पे कर सकते हैं। सर ज्यादा यहां भी आ सकता है, हाँ जी बिल्कुल आ सकता है। बैलेंसिंग फिगर यहां भी आ सकता है, डेबिट में भी आ सकता है। बैलेंसिंग फिगर डेबिट में भी हो सकती है। एक एग्जांपल देखिए, मैंने बोला एज लोन वॉज ₹10,000, कितना था ए का लोन? 10,000। पहला पॉइंट दे दिया सेटल्ड एट ₹8,000, कितने में सेटल हुआ दोस्त? 8,000। एंट्री क्या बनी? एज लोन अकाउंट डेबिट कितने के साथ? 10,000। टू बैंक कितने के साथ? कम पे किया हमने, उसको पेमेंट कम की, कम पेमेंट की तो कहां चला जाएगा भाई? प्रॉफिट हो गया टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना दोस्त? क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगला पॉइंट बोला मैंने सेटल्ड एट ₹11,000। अब एंट्री क्या होनी चाहिए? ए का लोन अकाउंट डेबिट कितना दोस्त? 10,000। पेमेंट कितनी करी मैंने? टू बैंक अकाउंट 11,000। लॉस हो गया, लॉस का चला जाएगा कितने का? 1,000। क्या ये बात भी क्लियर है सभी को? पहले ये पॉइंट समझ आया कि हमें एसेट एंड लायबिलिटीज की वैल्यू क्या है? मिसिंग है। क्या नहीं दे रखा मुझे? क्लियर एसेट की वैल्यू नहीं दे रखी, पर मुझे पूछ लेता है, कहता है रियलाइजेशन लॉस निकालिए या रियलाइजेशन प्रॉफिट आ रहा है कुछ में बताइए, पर क्या नहीं दे रखा? एसेट नहीं दे रखे। क्या नहीं दिया मुझे? लायबिलिटीज की वैल्यू दे दी। अब मैं क्या करूं भाई? जब तक आपके पास एसेट एंड लायबिलिटीज की वैल्यू नहीं होगी, आप क्या नहीं बना सकते? रियलाइजेशन अकाउंट नहीं बना सकते, क्योंकि पहला स्टेप ही क्या आता है? ट्रांसफर ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। जो भी एसेट एंड लायबिलिटी ट्रांसफर किए जाते हैं वो कौन सी वैल्यू पे किए जाते हैं? जो भी एसेट एंड लायबिलिटी ट्रांसफर किए जाते हैं वे बुक वैल्यू पे किए जाते हैं। कौन सी वैल्यू पर? तो सबसे पहले तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा भाई? एसेट एंड लायबिलिटीज की बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो एसेट एंड लायबिलिटीज की बुक वैल्यू, क्लियर है की बात? तो मेरे पास अगर एसेट या लायबिलिटी की वैल्यू मिसिंग है तो मैं सिंपल क्या बना लूंगा? बैलेंस शीट। मिसिंग वैल्यू आ जाएगी, कैपिटल यहां आते हैं, आउटसाइड लायबिलिटी, रिजर्व, जो मिसिंग होगा अपना आप आ जाएगा। हो सकता है आपको ये मिसिंग हो तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगी? आउटसाइड लायबिलिटी। हो सकता है आपके पास क्या मिसिंग हो?
until unless don't you have the asset and liabilities value, you cannot prepare realization account. अगर आपको realization account का प्रॉफिट या लॉस निकालना है तो until unless आप नहीं कैलकुलेट कर सकते जब तक आपके पास क्या ना हो, एसेट या लायबिलिटी की वैल्यू ना हो. पक्की बात है मेरे दोस्त? श्योर. बड़े प्यारे बच्चे हैं, नोट कर लिए सभी ने, बहुत ही अच्छे बच्चे. घर से दूं होमवर्क? ठीक है. थैंक यू वेरी मच. मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास. सबसे पहले मैंने सन्ड्री एसेट लेके आपको बताया कि कौन कौन से एसेट हमने नहीं ट्रांसफर करने, कौन कौन से एसेट नहीं करने. एक्सेप्ट क्या नहीं करना सर? कैश नहीं करना, बैंक नहीं करना, लॉसेस नहीं करने, पार्टनर के कोई भी पार्टनर से रिलेटेड लोन है या फिर एसेट साइड पर उनका अगर कैपिटल बैलेंस दिया हुआ है. लायबिलिटीज में क्या ट्रांसफर नहीं करना, एक्सेप्ट क्या नहीं करना, पार्टनर के कैपिटल नहीं करने, पार्टनर के लोन नहीं करने, कोई रिजर्व्स एंड प्रॉफिट नहीं करने. ये आपको बड़े डिटेल में बताया कि क्या रिजर्व और क्या प्रॉफिट. जब मैंने एसेट ट्रांसफर कर दिए तो आपको ये भी याद रखना होता है कि सारे के सारे प्रोविजन भी ट्रांसफर हो चुके हैं. सारे के सारे प्रोविजन भी ट्रांसफर हो चुके हैं. प्रोविजन एसेट के साथ ही ट्रांसफर हो जाते हैं. कर दिया. अब डेबिट में एसेट लिखा है तो एसेट को सेटल कहां करेंगे? क्या एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन या एसेट पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. हाँ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड इज आउटसाइड लायबिलिटी, नॉर्मल आउटसाइड लायबिलिटी. एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड के साथ डू नॉट गेट कंफ्यूज. बच्चे जैसे फंड वर्ड देखते हैं उन्हें लगता है कि ये रिजर्व है. एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड आउटसाइड लायबिलिटी है, ट्रांसफर भी होगा, पेमेंट भी होगा. अब मैंने एसेट डेबिट में नोट किए, अकाउंट बना रहे हैं तो एंट्रीज नहीं भी याद रहे तो सिंपल सा फंडामेंटल याद रखें. एसेट यहां लिखे तो फिर सेटल कहां होंगे? क्रेडिट में. बाय बैंक, बाय पार्टनर. सोल्ड हो गए तो बाय बैंक, पार्टनर ने टेक ओवर कर लिए तो नेट प्राइस पर. हमेशा प्राइस कौन सी रखनी है? नेट. गड़बड़ मत कर देना. नेट वैल्यू हमेशा याद रखेंगे कि नेट प्राइस की बात हो रही है. नेट वैल्यू जो भी एडजस्टमेंट के बाद आ रहा है, कोई डिस्काउंट है, कोई लॉस है, कोई प्रॉफिट है, सारे एडजस्ट. अब लायबिलिटी साइड लिखिए तो सेटल कैसे होंगी? टू बैंक. तो कोई भी लायबिलिटी पे कर दी, चाहे कोई भी एक्सपेंस पेड कर दिया. और लायबिलिटी कौन बॉर्न कर सकता है? टू. अगर लायबिलिटी किसने बॉर्न कर ली? दो ही तरीके से सेटल होती है. टू पार्टनर कैपिटल, अगर पार्टनर ने लायबिलिटी को बॉर्न कर लिया, उसने टेक ओवर कर लिया, सीधी भाषा में बोले तो. अगर किसी लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बताया तो लायबिलिटीज हमें पता है हम कौन से वैल्यू पर रियलाइज कर देंगे, हम उसे बुक वैल्यू पर रियलाइज कर देंगे. ऐसे ही किसी एसेट के बारे में नहीं बताया तो किस वैल्यू पर उसको रियलाइज कर देंगे? लायबिलिटी पेड ऑफ कर देंगे. लायबिलिटी एसेट किस पे रियलाइज कर देंगे? बुक वैल्यू पर. एक्सेप्ट किसे छोड़ देंगे? इनटेंजिबल एसेट एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस. इनको हम रियलाइज नहीं करेंगे. ये आपको हमेशा छोटी छोटी बातें याद रखनी है मेरे दोस्त. और बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा? बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा रियलाइजेशन प्रॉफिट. बैलेंसिंग फिगर क्या आ गई डेबिट में? रियलाइजेशन प्रॉफिट. ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर कैपिटल में, जितने पार्टनर है उनकी रेशियो में, ए बी सी जितने पार्टनर है. और ऐसा भी हो सकता है कि आपको लॉस आ जाए बाय रियलाइजेशन लॉस. चाहे जिंदगी की लगी पड़ी है पर मैं वही कह रहा हूं, पर शरारतें नहीं जा रही हैं हमारी. तो मेरे पास या तो रियलाइजेशन प्रॉफिट आ सकता है या मेरे पास रियलाइजेशन लॉस आ सकता है. ये बात क्लियर रहेगी. सिंपल फंडामेंटल. ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाता है अभी जो हाल फिलहाल में देखा गया है वह रियलाइजेशन अकाउंट तक ही सीमित है, पर हम कैपिटल अकाउंट के बारे में भी जिक्र करेंगे. तो सिंपल तरीके से कैपिटल अकाउंट बनाएंगे. फॉर्मेट बना लेते हैं कैपिटल अकाउंट का. कैपिटल अकाउंट
तो बच्चे बड़े प्यारे हैं यार। मान लेते 3 पार्टनर हैं तो 3 कॉलम बना दिए मैंने। 3 पार्टनर हैं, 3 ही कॉलम मैंने बना दिए। 3 पार्टनर, 3 ही कॉलम मैंने बना दिए। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो जो भी मेरे पास पार्टनर के ओपनिंग बैलेंस दे रखे हैं, ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ पार्टनर, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर, पहला काम। फिर देखेंगे हमने ना रिजर्व ट्रांसफर किए थे ना प्रॉफिट, तो सीधा उठाकर बैलेंस शीट से वो रिजर्व प्रॉफिट चले गए। बाय रिजर्व एंड प्रॉफिट उनकी रेशियो में, जो बैलेंस शीट वाले थे, बैलेंस शीट वाले। ऐसे ही करके एसेट साइड पर मुझे क्या मिल सकता है? लॉसेस मिल सकते हैं। तो मैंने लॉसेस के कई नाम हो सकते हैं, याद करो क्या क्या नाम बताए थे आपको? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या फिर एसेट साइड पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया होता है। अब जैसे ही मैंने कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर कर लिया, फ्रॉम वेयर, रियलाइजेशन बैलेंस शीट से ट्रांसफर कर लिया, इसके बाद बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करने हैं आपने। अगर अकाउंट ही बनाना है, एंट्री तो सबको आती है, एंट्री की हमने बहुत प्रैक्टिस की अभी। देखो जरा रियलाइजेशन अकाउंट में कहां कहां पार्टनर का नाम आ रहा है। देखो जरा डेबिट में कहां आया था भाई? ये आया था, क्या लिखा था? टू पार्टनर कैपिटल। मैं बोलता हूं क्रॉस मेथड, जो जो भी पार्टनर से रिलेटेड था बैलेंस शीट से तो ट्रांसफर हो गया, बस रियलाइजेशन से ट्रांसफर करना है। यहां आया था पार्टनर कैपिटल, तो मैंने क्या लिख दूंगा? यहां क्या लिखा है? टू पार्टनर कैपिटल, तो मैं यहां क्या लिखूंगा? बाय रियलाइजेशन। ये लो जी, जिसके भी कॉलम में दे रखा होगा उसके पार्ट लिख देना, है ना, जो भी उसने लायबिलिटी टेक ओवर की थी। ए ने बॉर्न की तो ए के कॉलम में, बी ने बॉर्न की। क्रॉस दी एंट्री, क्या बोला मैंने? ध्यान दिया अभी मैंने बोला क्रॉस दी एंट्री। फिर ऐसे करके प्रॉफिट भी आया होगा तो उनका प्रॉफिट भी चला गया। क्रॉस दी एंट्री, जहां जहां पार्टनर का नाम आया, ये आए थे पार्टनर के नाम, ये लिखे थे टू, इनको मैंने ट्रांसफर कर दिया, इनको मैंने ट्रांसफर कर दिया। बात समझे मेरी? जो भी पार्टनर से रिलेटेड दे रखा था, टू पार्टनर कैपिटल लिखा, तो वहां क्या आ जाएगा? बाय रिलेशन। तो कोई भी लायबिलिटी बॉर्न की, यहां प्रॉफिट बांटा था तो लिखा होगा इनर कॉलम में एबीसी का नाम, वो भी चला जाएगा। तो कोई भी लायबिलिटी बॉर्न की और क्या? रियलाइजेशन, प्रॉफिट आया। ऐसे ही करके क्रेडिट साइड भी, ऐसे ही करके आपके पास क्रेडिट साइड पर भी, क्रेडिट साइड पर भी देखो पार्टनर का नाम आ रहा है, क्या लिखा? बाय पार्टनर कैपिटल एसेट टेक ओवर करने के लिए, तो क्रॉस एंट्री कहां हो जाएगी? इस साइड। लॉस के लिए भी लिखा, जो जो भी आपने क्रेडिट साइड लिखा हुआ है पार्टनर के नाम से, क्या बोला मैंने? जो भी पार्टनर के नाम से, वो अकाउंट तो बन चुका है, सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाते हुए तो सिंप्लीफाइड मैनर में क्रॉस दी एंट्री। तो यहां लिख देता हूं मैं टू रियलाइजेशन। किस लिए लिखा था टू रियलाइजेशन? या तो एसेट टेक ओवर की थी, या फिर क्या था? रियलाइजेशन लॉस आया था। यही दो चीजें आई थी पार्टनर के नाम से। और बैलेंसिंग फिगर कहां चली जाएगी मेरे लाल गोपाल? टू बैंक। बैलेंसिंग फिगर कहां चली जाएगी? टू बैंक। या फिर किस साइड आ सकती है बैलेंसिंग फिगर? बाय या फिर बैलेंसिंग फिगर आ सकती है क्रेडिट साइड पर, बाय बैंक। प्लीज फटाफट नोट कर लीजिए, मैं आपको अगला पॉइंट समझाता हूं, फिर नेक्स्ट पार्ट कराता हूं इसका। बैंक अकाउंट। अब बिल्कुल सिंपल तरीके से आप कैश बुक, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट देखिए जरा। कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट बिल्कुल सिंप्लीफाइड मैनर में समझिए। सबसे पहले आपने कैश नहीं ट्रांसफर किया था, तो पहली एंट्री क्या आ जाएगी? डेबिट साइड पर क्या लिखेंगे हम? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। आपने जो भी कैश और बैंक का बैलेंस नहीं ट्रांसफर किया था, क्या आ जाएगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन।
बस इतनी ही अमाउंट लिखनी है, इसके बाद सिर्फ क्रॉस ऑफ द रियलाइजेशन एंड कैपिटल। मैंने क्या बोला? क्रॉस ऑफ द रियलाइजेशन, सिंपल दोनों को क्रॉस कर देना। क्या क्रॉस कर देना, बात समझिए। देखिए यहां लिखा है ना, पहले रिलेशन में क्या लिखा है मैंने? टू बैंक, किसके लिए लिखा था? लायबिलिटी पेड के लिए। तो क्रॉस एंट्री क्या हो गई? क्रॉस एंट्री करेंगे तो क्या लिखेंगे मेरे दोस्त? अगर मैं इसकी क्रॉस एंट्री करूं तो क्या लिखूंगा? बाय, क्या लिखूंगा मैं? बाय रियलाइजेशन। तो क्या लिखूंगा? बाय रियलाइजेशन। यहां तक बात क्लियर है? इस साइड ढूंढिए, कहां लिखा है बैंक? लिखा था आपने बैंक। मैंने बोला सिर्फ और सिर्फ अब मुझे ये देखना है कि रियलाइजेशन, आपने नोट किया रियलाइजेशन बनाते हुए मैंने सिंपल क्रॉस ही किया था। एसेट लिखे उसको क्रॉस कर दिया, लायबिलिटी लिखे उसको क्रॉस किया, कैपिटल बनाते हुए कैपिटल का क्रॉस कर दिया, बैंक अकाउंट बनाते हुए मैंने दोनों अकाउंट का क्या बोला? सिंपल क्रॉस कर दिए। तो रियलाइजेशन अकाउंट में पहले लायबिलिटी पेड लिखा, टू बैंक, तो मैंने क्या लिख दिया? बाय रियलाइजेशन। इस साइड आया था क्या? बाय बैंक एसेट रियलाइज के लिए, तो यहां क्या लिख दिया जाएगा? टू रियलाइजेशन। क्या आ जाएगा? टू रियलाइजेशन। किसके लिए? एसेट सोल्ड के लिए। सर यहां से तो और बैंक की बात कोई नजर आ नहीं रही, रियलाइजेशन अकाउंट में और तो कुछ नजर आ नहीं रहा, जो नजर आ रहा है वही लिखना है सिर्फ। बैंक मैंने उठा के लिख दिए। अब आ जाते हैं कैपिटल अकाउंट में, देखो कहां कहां बैंक नजर आ रहा है मुझे। कैपिटल में किस साइड आई थी बैलेंसिंग फिगर? ये की पार्टनर के कैपिटल में बैलेंसिंग ही आएगी, तो डेबिट में आएगी, क्रेडिट में आएगी, क्या आया था? टू बैंक। तो यहां क्या लिख दूंगा? बाय पार्टनर कैपिटल। बाय पार्टनर कैपिटल कौन सा? ये जो बैलेंसिंग फिगर आई थी, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट सेटल हुए थे, पार्टनर कैपिटल सेटल्ड हुए, जो हो सकता है बाय साइड पे सेटल हो। क्रॉस समझ रहे हैं? बिल्कुल साधारण तरीके से। टू, तो मैंने पार्टनर के कैपिटल की बैलेंसिंग को ट्रांसफर कर दिया, पार्टनर कैपिटल सेटल। जो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की सेटलमेंट हुई है, मैंने उठाकर उसे लिख दिया। आपने नोट किया कि हमने पार्टनर का लोन ट्रांसफर नहीं किया था। बच्चे भूलते सिर्फ एक ही वैल्यू है, वो ये वाली वैल्यू है। क्योंकि ये तो क्रॉस से पता लग गया कि भैया जो जो बैंक के क्रॉस आए थे डेबिट में क्रेडिट हो गए, जो क्रेडिट में थे डेबिट। कैपिटल में भी जो बैंक के क्रॉस आए थे, बैंक अकाउंट बना रहे हो तो सिर्फ किसके ऊपर ध्यान देने की बात है? बैंक। तो बैंक के भी मैंने क्रॉस कर दिए। हमने पार्टनर के लोन को कहीं ट्रांसफर नहीं किया था, उसकी पेमेंट हुई थी। क्या एंट्री हुई थी? पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू, बस वो लिखना मत भूल जाना, बाय पार्टनर लोन। ये बच्चे मिस कर देते हैं। या फिर इससे पहले ही पार्टनर का लोन अकाउंट बना लेना। अगर मैं पार्टनर का लोन बनाऊं तो बड़ा साधारण सा पार्टनर का लोन अकाउंट बनेगा। पार्टनर का लोन अकाउंट बनाऊं तो पार्टनर का लोन अकाउंट क्या होगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और क्या आती है? बैलेंसिंग टू बैंक। और कोई बैलेंस आ जाए तो किस साइड चला जाता है? बैलेंस कहां चला जाता है? बैलेंसिंग फिगर कहां चली जाती है? रियलाइजेशन में। बैलेंसिंग तो तभी है ना, अगर 10,000 का लोन था, मैंने 9,000 पे कर दिया, तो बैलेंसिंग कहां जाती है? एंट्री करवाई थी ना। कोई बैलेंसिंग फिगर आ गई तो वो रियलाइजेशन में जाती है। मान लो 10,000 की जगह पे ही 9,000 किया है, एक ही एंट्री, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैंक। कम पे करेंगे तो वो जो बैलेंसिंग फिगर होगी कहां चली जाएगी? मान लो 9,000 पे किया तो 1,000 कहां चला जाता है? रियलाइजेशन। भूल मत जाना, ये एंट्री मैंने आपको कराई थी, पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, और इफ एनी बैलेंस गोज टू रियलाइजेशन अकाउंट। डू दी क्वेश्चन नंबर 32, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट ऑफ 32। बनाइए फटाफट जरा। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 32। सबसे पहले सारे ऐसे ट्रांसफर कर लिए, क्या क्या छोड़ेंगे? बस पहली बात बताइए। कैश छोड़ देंगे, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंड छोड़ देंगे, स्टॉक भी ट्रांसफर होगा, इन्वेस्टमेंट भी। डेटर कितने ट्रांसफर होंगे? 20। याद रहेगी बात, डेटर कितने होंगे? 20। और प्रोविजन हमेशा किस साइड ट्रांसफर होगा? ऑपोजिट वाली साइड पे, बाय प्रोविजन। कोई भी नेट ट्रांसफर नहीं करेगा। क्रेडिटर ट्रांसफर हो जाएगा,
मिसिस आदिश लोन भी ट्रांसफर हो जाएगा, श्रेयांश लोन होगा नहीं होगा, जनरल रिजर्व नहीं होगा, पार्टनर के कैपिटल नहीं होंगे। आगे की कहानी बताई हुई है, चेक कर लेते हैं जरा क्या आ रहा है इसका आंसर। 32। चेक करिए क्या रियलाइजेशन लॉस आ रहा है। 5,000 रुपए। जिनका नहीं आ रहा है वो बताइए। आ गया, बात समझ आई। एक क्वेश्चन करें जिसमें रियलाइजेशन कैपिटल बैंक पे हो जाए, एक क्वेश्चन ऐसा भी कर लेते हैं। बाकी के क्वेश्चन जो रह गए 10-12 घर से कर लेना आप। 31 तो हो ही गया, मतलब एक क्वेश्चन तो करा ही दिया, 13 क्वेश्चन थे, एक 12 रह गए, एक और कर लेते हैं। चलो ठीक है दोस्त। अब बाकी के जिनका होमवर्क नहीं पेंडिंग, अभी पहले वाला पेंडिंग है, वो भी करके जाएंगे। अभी जा कहीं नहीं रहे हो। तो अब आसान सा क्वेश्चन देता हूँ, आप तो हो ही इतने प्यारे कि यार कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। एक आसान सा ही क्वेश्चन देता हूँ, 43rd ही दे देता हूँ। चलो 2016 कंपार्टमेंट में आया, आपको भी अच्छा लगेगा। डू दिस 43rd द लास्ट वन क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, फटाफट कर दीजिए। चलो भाइयों, इसका डाउट देखिए जरा, बन गया सभी के रियलाइजेशन कैपिटल बैंक। चलो चेक करते हैं एक बार जरा, कहाँ बना है, क्या किया है आपने, क्या रह गया। ये लीजिए भाई, पहले प्लीज चेक द रियलाइजेशन। क्या आपका रियलाइजेशन ठीक है? चेक करिए, रियलाइजेशन चेक करिए, करेक्ट है। पार्टनर कैपिटल, पार्टनर कैपिटल बड़ा स्टेट अभी बताया मैंने, ओपनिंग बैलेंस लिखा, बैलेंस शीट में लॉस दे रखा था, उसके बाद कुछ नहीं, सिंपल क्रॉस ऑफ द कैपिटल अकाउंट। देख लेना भाई रियलाइजेशन अकाउंट में कहां कहां कैपिटल आया, देखो कहां कहां आया, क्या आया, अर्नब कैपिटल आया। अर्नब कैपिटल कहां चला गया भाई? बाय रियलाइजेशन, क्रॉस, सिंपल कैपिटल अकाउंट बनाते हुए क्रॉस, जहां जहां भी कैपिटल आया। और कहां आया कैपिटल, कैपिटल कैपिटल, ये लिखा है ध्रुपद कैपिटल बाय रियलाइजेशन। और देखिए कैपिटल कहां लिखा है, डेबिट में अर्नब, रागिनी और ध्रुपद, प्रॉफिट के लिए बाय रियलाइजेशन। सिंपल फंडामेंटल होता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हुए, क्रॉस ऑफ द एंट्रीज, जो भी क्रॉस है उनको क्रॉस कर दीजिए, पार्टनर से रिलेटेड। देखें और कहां है पार्टनर कैपिटल, पार्टनर कैपिटल, पार्टनर कैपिटल, यहां आया, क्या लिखा है, रागिनी कैपिटल, तो मैं क्या लिख दूंगा, बाय रागिनी, तो यहां क्या आएगा, टू रियलाइजेशन। और बैलेंसिंग वैल्यू कहां चली जाएगी, बैंक में, बैलेंसिंग फिगर कहां चली जाएगी, बैंक में। और जब बैंक अकाउंट बनाते हैं तो मैंने और बोला कि भाई सिंपल स्टेट, अब एक नियम याद रखना है, सबसे पहले टू बैलेंस प्लॉट डाउन कर लिया, अब सिर्फ क्या देखना है, मेरे बैंक के क्रॉस वैल्यूज कर देनी है। देखूं जरा यहां कहां आया, पहले सबसे पहले रिलेशन में देखूं मैं, रियलाइजेशन में बैंक कहां आया, क्या आया, टू बैंक, यहां क्या लिख दूंगा, बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन, सिंपल क्रॉस वैल्यूज, ये लिखा टू बैंक, तो यहां चला गया बाय रियलाइजेशन। और देखिए यहां कोई आया बैंक, नहीं आया, फिर मैंने देखा यहां कहां आया बैंक, ये आया बैंक, सभी के लिए आया बैंक, आप कंबाइन करके भी लिख सकते हैं ना, टू, ये सभी को, टू रियलाइजेशन कितना, 7,80,000, 7,80,000, बाय बैंक लिखा था तो यहां क्या आ गया, टू रियलाइजेशन। बड़ा स्टेट अवे से नियम याद रखना, बैंक अकाउंट डेबिट तो कंबाइंड ही हुआ होगा, तो अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। और कहां आया बैंक, ये हो गया रियलाइजेशन। अब मैंने कहा था अब कैपिटल में देखना कहां कहां बैंक आया, ये आए थे फाइनल पेमेंट, क्या लिखे थे, टू बैंक, तो क्या आ जाएंगे, बाय अर्नब कैपिटल, बाय रागिनी कैपिटल, बाय ध्रुपद कैपिटल। एक वैल्यू कहा था मैंने, कहा बच्चे भूल जाते हैं, कौन सा, पार्टनर का लोन तथा ध्रुपद का लोन, तो सिंपल बाय ध्रुपद का लोन, मैच करेगा ऑटोमेटिकली। सिंपल बैंक अकाउंट बनाते हुए क्रॉस कर देना रिलेशन अकाउंट को और कैपिटल अकाउंट को। चलो डाउट में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 बच्चे ने बोला, तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 6 चेक करते हैं, डिसोल्यूशन में क्या डाउट है हमारे पास, डिसोल्यूशन में चेक करते हैं भाई।
क्वेश्चन नंबर 6। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 में आ गए। आपका डाउट क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा? टेल मी क्वेश्चन नंबर 6 डाउट क्या है आपका? इसका आंसर नहीं आ रहा है। ओके, क्वेश्चन में लिखा है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6, ऑन द डे ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म रूप ब्रदर हैड पार्टनर्स कैपिटल अमाउंटिंग रुपीज 1,50,000, एक्सटर्नल लायबिलिटी 35,000, कैश बैलेंस इज 8,000, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दे रखा है 7,000, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दे रखे हैं, लॉस ऑन रियलाइजेशन दे रखा है एंड लॉस ऑन रिलेशन 5,000 एंड 25,000 रिस्पेक्टिवली द अमाउंट रियलाइज्ड बाय द सेल ऑफ एसेट। तो अगर मैं साधारण तरीके से बात करूं तो मुझे ये पता लग गया कि मुझे रियलाइजेशन के कंटेंट दे दिए। बनाओ जरा रियलाइजेशन अकाउंट, बनाओ जरा रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनेगा, कैसे बनता है रियलाइजेशन अकाउंट? अगर मैं बनाऊं इसका रिलेशन अकाउंट तो कैसे बनेगा? डेबिट में क्या आते हैं सबसे पहले? सन्ड्री एसेट्स। मेरे पास ध्यान देंगे वैल्यू नहीं है, पहली वैल्यू ही नहीं है। बैलेंस शीट से सबसे पहला पॉइंट क्या चाहिए मुझे? सन्ड्री एसेट नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरे पास सन्ड्री एसेट्स की वैल्यू नहीं है तो पहला काम मुझे क्या कर लेना चाहिए? मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना लेनी चाहिए। मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना लेनी चाहिए और मेरे पास एसेट्स की वैल्यू आ जाएगी। मेरे पास एसेट्स की वैल्यू आ जाएगी। बना लो भाई। अगर मेमोरेंडम बैलेंस शीट में बनाऊं तो मेरे पास मेमोरेंडम बैलेंस शीट में पार्टनर की कैपिटल दे रखी है 1,50,000। मेमोरेंडम जब मेरे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना हो, कैपिटल, एक्सटर्नल लायबिलिटीज ये होके यहां ट्रांसफर चली जाएंगी बाय एक्सटर्नल लायबिलिटीज। अगर मैं बात करूं ट्रांसफर होके यहां भी चली गई, ये लो जी, मैंने यहां भी उसको लिख लिया, डन। बैलेंस कैश का 8,000, तो बैलेंस शीट में किस साइड आता है? इस साइड आएगा कैश का बैलेंस 8,000। और मेरे पास क्या आता है? फिर मेरे पास है डेबिट बैलेंस, तो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस भी इस साइड आता है 7,000 है। आप ध्यान देंगे मेरे पास आ गया 185, 185 में से 15 गया तो मेरे पास कितनी आ गई भाई सन्ड्री एसेट की वैल्यू? 170। तो मैंने सन्ड्री एसेट की वैल्यू लिख दी 170। फिर मैंने क्वेश्चन को पढ़ा, रियलाइजेशन लॉस क्वेश्चन में दे रखा है, इसका लॉस दे रखा है, आप तो मैंने लिख दिया रियलाइजेशन लॉस 5,000। मेरे को ये भी बता दिया एसेट रियलाइज कितने में हुए हैं? बाय कैश एसेट रियलाइज हुए हैं 25,000 में। लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बताया, तो सभी को पता है लायबिलिटी कितने में रियलाइज हो जाएगी? बुक वैल्यू पर। देखें जरा 2,05,000 में से माइनस करना जरा भैया, कितना आ गया? ये करना कैलकुलेशन, कुछ रहे तो। अच्छा, रिलेशन एक्सपेंसेस है क्या क्वेश्चन में? रिलेशन एक्सपेंसेस एंड लॉस ऑन रिलेशन 5,000 एंड 25,000। अच्छा, रिलेशन एक्सपेंसेस हैं यार ये ना, ये रिलेशन एक्सपेंसेस हैं दोस्त, यही है। एसेट की तो वैल्यू निकालनी है ना, ये रिलेशन क्या दे रखे हैं? रिलेशन एक्सपेंसेस दे रखे हैं 25,000। हाँ जी, करना जरा टोटल कितना हो गया दोस्त, इसका कितना हुआ? अच्छा, 25,000 का लॉस है, 5,000 एक्सपेंसेस है क्या? अरे यार, 25,000 का लॉस और 5,000 के एक्सपेंसेस। 5,000 के मेरे पास एक्सपेंसेस हैं और 25,000 का लॉस दे रखा है, तो मैंने जो दे रखा था वही मैंने लिख लिया। फ्लैश पढ़ते हैं कई बार नहीं नजर आता है, बताना कितना आया जरा? 2,10,000 आया। 2,10,000 से माइनस करूं तो मेरे पास रियलाइज कितने के हुए एसेट? 1,50,000। यही पूछा था उसने, एसेट कितने के रियलाइज हो रहे हैं? 1,50,000। बैलेंसिंग फिगर आएगी। तो ये आपका क्यों नहीं हुआ भाई? सेम सिमिलर क्वेश्चन है जैसे अभी प्रीवियस किया, जब आपके पास एसेट लायबिलिटी की वैल्यू ना दे रखी हो, चेक कर लेना, बुक वैल्यू ना दे रखी हो तो बैलेंस शीट बना लेना, मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना लेना। और मैंने एसेट की वैल्यू निकाल ली, कितनी आ गई मेरे पास दोस्त? 1,80,000 मेरे पास वैल्यू आ गई। 1,80,000 की वैल्यू मेरे पास आ गई। अब बन जाएगा रिलेशन अकाउंट। बनाए तो भाई ट्रांसफर करें रिलेशन अकाउंट। ये लो जी, रिलेशन अकाउंट बनाए तो मेरे पास एसेट ट्रांसफर हो गए, सन्ड्री एसेट ट्रांसफर हो गए 1,80,000 के, लायबिलिटी ट्रांसफर हो गई 70,000 की, एसेट रियलाइज की वैल्यू मुझे दे रखी है, कितनी है? 1,20,000।
लाइबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बताया, तो पूरी लाइबिलिटी पे हो जाती है 70,000 की। चेक कर लीजिए मेरे पास कितना आ गया भाई, 2,50,000 माइनस कहाँ, अच्छा कैश 150 है, कितना आ गया 250 में 30,000 का आंसर आ रहा होगा, तो 30,000 लॉस आ रहा होगा मेरे पास, 30,000 का रियलाइजेशन लॉस आ जाएगा। दिस अबाउट दिस स्टोरी की वैल्यू ना हो तो मुझे मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना लेनी चाहिए। मीनाक्षी दिक्कत हो रही इससे भी, तो इसको पीछे कर दें, आप आगे आ जाओ। ना ये पीछे कर दी, खड़ी नहीं है, खड़े होना है, क्या करना है, खड़े होकर काम कर लेंगे ये लोग, क्या करना है इन्होंने, हाँ हाँ करो और क्या, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे 30 क्वेश्चन कॉपी पे चाहिए बस, आराम से करो, कि कुछ दिल दे यार, मैं कौन सा पराया हूँ यार, कुछ कह रहा हूँ तो मैं तो शरीफ सा बंदा हूँ, कुछ नहीं कह रहा। अप टू 15 कोई डाउट, अप टू 15, 14th का लास्ट वाला पार्ट, 14 का लास्ट वाले पार्ट मतलब स्टॉक वाला, ये फोर्थ वाला पार्ट कह रहे हो, चलो हम पढ़ते हैं, पहले मेरे साथ सुन लो, जब जैसे जैसे मौका मिलेगा करते रहना, सुनते भी रहो, सुनते भी रहो। 14th में आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर कितनी थी, 3,000, सेटल्ड एंड अनरिकॉर्डेड एसेट विच वाज 10,000, क्या ज्यादा हो गया मेरे पास, क्या ज्यादा हो गया, अगर आपको याद आ रहा हो मैंने कहा था जो ज्यादा हो जाए वही आएगा, तो क्या ज्यादा हो गया, एसेट ज्यादा हो गई। एक शॉर्टकट बताया था, जब भी कोई लायबिलिटी एसेट के साथ सेटल हो रही है, पार्ट पेमेंट में सेटल हो रही है, तो जो चीज ज्यादा है, क्या ज्यादा आ गई मेरे पास, 10,000 एसेट की वैल्यू ज्यादा है, जो कि लायबिलिटी से कितना ज्यादा है, 7,000, तो कौन सी एंट्री आएगी, एसेट रियलाइज की एंट्री आ जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो दिस इज दी फंडामेंटल। क्लियर रहेगी बात भाई, हाँ तो अनरिकॉर्डेड एसेट है और 3,000 की लायबिलिटी है, 7, हाँ यही बताया था, 7,000 का प्रॉफिट है, उसमें तो रिकॉर्ड किया था पार्टनर लोन के साथ, तभी तो पार्टनर लोन ट्रांसफर किया था रिलेशन में। 56,000 वाला क्वेश्चन कह रहे हो, 14,000 पे किया था, मुझे क्वेश्चन याद है, हाँ वो यही बताया, 7,000 का एसेट रिलाइज हो गया, बस हो गया, उसमें पार्टनर लोन था, पार्टनर लोन टेक ओवर कर रहा था अनरिकॉर्डेड एसेट के साथ, ये तो ट्रांसफर्ड एसेट है, ट्रांसफर लाइबिलिटी है, ये तो ट्रांसफर्ड लाइबिलिटी है ना, ये 3,000 वहां पर ट्रांसफर हो रखी है ऑलरेडी, वहां पर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी, अनरिकॉर्डेड एसेट, दोनों अनरिकॉर्डेड थे, इसलिए मैंने प्रॉफिट को ट्रांसफर किया था वहां पर। हाँ जी ठीक है भैया, लोन टू चारू 60,000, तो एंट्री क्या होती है, जब भी किसी लाइबिलिटी को पे करना होगा तो एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, क्या दे रहे हैं उसको, लोन ट्रांसफर है पहले से भी, तो क्या एंट्री हो जाएगी, नहीं ट्रांसफर नहीं है पहले से, इसलिए ट्रांसफर कर रहे हैं, चारूज लोन टू चारू, लोन टू चारू, चारूज लोन, या मैं बोलूं लोन टू, ये एसेट तो ट्रांसफर ही नहीं किया ना आपने, लोन टू चारू तो ट्रांसफर ही नहीं किया, पर आउटसाइड लायबिलिटी ट्रांसफर कर रखी है वहां पर, आउटसाइड लायबिलिटी ट्रांसफर कर रखी है, पर आपने जो चारू को लोन दिया वो तो ट्रांसफर ही नहीं किया, उससे तो रियलाइज होना था, क्या एंट्री हो जानी थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, जो भी आपको पैसा रियलाइज हो जाता, बैंक अकाउंट डेबिट टू चारू, लोन टू चारू, ये आ जाना था, पर वो हमने कहां ट्रांसफर कर दिया, अब किसको दे दिया, लायबिलिटी के सेटलमेंट, तो मतलब आपका जो चारू ब्रदर लोन है ऑलरेडी कहां ट्रांसफर है, ऑलरेडी क्रेडिट साइड में ट्रांसफर है, अब इसकी पेमेंट होनी है, कैश तो दे नहीं रहे इसको, चारू ब्रदर लोन आउटसाइड लायबिलिटी है, चारू लोन नहीं है, चारू ब्रदर लोन आउटसाइड लायबिलिटी है,
पर मैंने एक अनरिकॉर्डेड एसेट के साथ सेटल किया है, एसेट तो लेके ही नहीं गया वहां पर, तो मुझे यहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा। इसकी पेमेंट के लिए क्या दिखाओगे, क्या एंट्री करोगे? चारू रिलेशन अकाउंट डेबिट टू चारू टू अनरिकॉर्डेड एसेट नहीं है, सॉरी एसेट बुक में दे रखी है, बस ट्रांसफर की है, नहीं कर रखी थी कर दो। अल्टीमेट एंट्री हो गई नो एंट्री, ध्यान नहीं दिया आपने, यहां एसेट लिख दिया। अगर एक एसेट, अगर आपको याद आ रहा हो, आपको ये कहा जाता है, यहां पर एक एसेट लिखी हुई है, देखिए जरा, चारू टू लोन, और यहां क्या लिखा हुआ है, चारू ब्रदर्स लोन। आप पूरी बात को ध्यान दीजिए, यहां 60,000 लिखा हुआ है, यहां 60,000। मैं अगर पहले से ट्रांसफर कर देता और लाइन बोल देता, मैं मान के चल रहा हूं कि चारू टू लोन ट्रांसफर नहीं किया गया रिलेशन अकाउंट में, चारू टू लोन रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुआ है। पॉइंट समझ रहे हैं? अगर यही वाली एंट्री दी है, चाहे मैं चारू टू लोन बोल दूं या मैं मशीनरी बोल दूं, फर्नीचर बोल दूं, मैंने बोला फर्नीचर सेटल्ड विद द चारूज ब्रदर लोन, तो आप क्या लिखते हो उस क्वेश्चन में, इन फुल सेटलमेंट, क्या करते, नो एंट्री क्यों कर देते हो? क्योंकि पहले से ऑलरेडी ट्रांसफर्ड होते हैं, इसलिए पहले से ऑलरेडी ट्रांसफर होते हैं। मान लो ये 50,000 ट्रांसफर है, ये 60,000 ट्रांसफर है, नो एंट्री का मतलब क्या होता है, ऑलरेडी पहले से ही 60,000 उस साइड दे रखा है, 50,000 साइड, तो ऑटोमेटिकली 10,000 का प्रॉफिट भी ट्रांसफर है, प्रॉफिट भी ट्रांसफर है। ये 70,000 है और ये कितना है, 60,000 है, तो ऑटोमेटिकली 10,000 का लॉस पहले से ही क्या हो रखा है, ट्रांसफर्ड है। जब हम कहते हैं ना नो एंट्री, आप नो एंट्री का मतलब समझते हैं कि एंट्री ही नहीं करनी है। हाउ कुड पॉसिबल कि हम अकाउंटेंसी में एंट्री ना करते हो? क्या मतलब होता है, ऑलरेडी ट्रांसफर्ड है, ऑलरेडी ट्रांसफर है, 60 की वैल्यू पे ट्रांसफर है, तो ऑटोमेटिकली ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस, ऑटोमेटिकली प्रॉफिट लॉस सेटल्ड हो रखा है, इसलिए हम क्या बोल देते हैं, नो एंट्री। 70 में हो रखा है तब भी मेरा लॉस ऑलरेडी क्या हो रखा है, रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो रखा है, इसलिए हम क्या बोल देते हैं, नो एंट्री। अब मैं मान के क्या चल रहा हूं कि चारू का लोन, लोन टू चारू ट्रांसफर नहीं है, तभी तो आपने एंट्री क्या कर दी, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू चारू टू लोन। क्लियर है की बात? आप पक्की है बात थोड़ी सी? ओके, और बोलिए। हाँ जी, और बताइए मेरे पास, अप टू 20, अप टू 20, अप टू 25, 21, 21 में, 21 में, 21 में थर्ड एंट्री पे आ जाइए। थर्ड इसमें कैसे, 1 2 3, अच्छा के वाली, हाँ, के agreed to look after the dissolution work which he was allowed remuneration। तो आपको बताया था रेमुनरेशन की क्या एंट्री होती है? अच्छा, के also agreed to bear dissolution expenses for which he was allowed to lump sum payment 4,000। ठीक है, उससे कितने रुपए मिल रहे हैं भाई, 4,000 की उसको पेमेंट मिल रही है, तो ये तो रेमुनरेशन हो गया, इसकी एंट्री भी क्या हो गई, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू केस कैपिटल। अगली वाली बात आ जाती है इसमें, एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कितने हैं, 6500, एंड दी सेम वर पेड फ्रॉम दी फर्म्स कैश, और पे कहां से किए गए हैं भाई, फर्म के कैश में से पे किए गए हैं। इसका मतलब बियर कौन कर रहा है, के, पे कौन कर रहा है, फर्म, एंट्री क्या हो गई, केस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, तो 6500 की एंट्री क्या हो जाएगी, केस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर ये लाइन ना लिखी होती फॉर्म कैश, फिर तो नो एंट्री होगी, बियर भी वही कर रहा है, पेड भी वही कर रहा है। आगे लिखा है, बस यही था और तो कुछ नहीं लिखा। ठीक, और बताइए। हाँ जी, और बताइए क्वेश्चन में डाउट। उधर सीधा सॉल्यूशन से कॉपी किया जा रहा है, क्वेश्चन से कर रहा हूँ सर अभी क्या फायदा भाई।
कोई फायदा नहीं, मैंने उतारने के लिए थोड़ी बोला है क्वेश्चन। सीधा सीधा सोल्यूशन खोला हुआ, सीधा छिपा जा रहा है, सीधा सीधा सोल्यूशन निकाल कर क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं है, सीधा सोल्यूशन से छिपा जा रहा है। गुड, कमाल है सारे के सारे। शर्म वरम आती नहीं है वैसे हमें। कोई फायदा नहीं है, डाउट आएंगे नहीं पेपर में, तुम्हारे सारे डाउट होंगे, मैंने बता दिया तुम्हें। चलो जी, और बताइए अप टू 25, अप टू 30, और उसको क्या हो रखा है, अप टू 35, सॉरी 30 हो गया। 26 का सेकंड, 26 का सेकंड पार्ट आपका हो गया, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन लिखा है द फर्म हैड अ स्टॉक ऑफ 20,000, अजीत टुक ओवर 40% ऑफ द स्टॉक एट अ 10% डिस्काउंट। तो 20,000 में से 40% निकालो, कितना हो गया बेटे? 20,000 का अगर मैं निकालूं 40% स्टॉक, कितना आ गया? 8,000। डिस्काउंट कितना है दोस्त? तो कितने में टेक ओवर किया अजीत ने? अजीत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन एंट्री हो गई, और रिमेनिंग स्टॉक वाज सॉलिड नहीं है, सोल्ड होगा 18,000। तो रिमेनिंग स्टॉक जितना भी रह गया हो, भले माने कितना रह गया, 12,000 रह गया था, सोल्ड कितने में हो गया? 18,000। एंट्री क्या हो गई? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और बताइए मेरे मित्रों, एंड है बिफोर ऑफ 30, एनी डाउट बिफोर ऑफ 30? बिफोर ऑफ 30 एनी डाउट? नहीं कोई डाउट। 30 का फिफ्थ, अब 30 का फिफ्थ पॉइंट देखिए जरा। द फर्म हैड 300 शेयर्स, फर्म हैड 300 शेयर acquired at a cost of 3,000 had been written off, completely written off हो गया, मतलब मामला खत्म हो चुका है। हमने इन्वेस्ट किया इसका है, तो ये तो पता लग गया क्या है, ये एसेट है। क्या है ये? एसेट है। कहते दी शेयर वैल्यूड एट 5 ईच। कोई बात नहीं, हमें पता लगा आज आज की तारीख में इनकी वैल्यू कितनी हो गई है? 5 ईच। माने कितनी वैल्यू बनती है एसेट की? 1,500 रुपए। एसेट को किसने टेक ओवर कर लिया? पार्टनर ने इन देयर पीएसआर रेशियो। क्या दे रखी है पीएसआर रेशियो? नहीं दे रखी है, तो इक्वल हो जाएगी, कैंट्री हो जाएगी। सुदास कैपिटल अकाउंट डेबिट, शिवास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 7,500 7,500। क्लियर है की बात? नॉर्मल एसेट टेक ओवर की एंट्री। इसी की लास्ट वाली, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 3,400 वर पेड बाय सुधा फॉर विच शी वाज अलाउड रेम्युनरेशन। रेम्युनरेशन की एंट्री क्या हो जाएगी? आपको बस बता कर हटाऊं भाई, जब भी रेम्युनरेशन मिल जाए तुम्हें एक ही एंट्री कर देना। क्या एंट्री आ जाएगी यहां पर? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू। सर एक्सपेंसेस का क्या करेंगे? उसी के बदले में तो उसको रेम्युनरेशन मिल रहा है, इसका मतलब बियर वही कर रहा है एक्सपेंसेस को। पेड तो बता ही दिया उसने वो कर रहा है, तो क्या हो जाएगी? नो एंट्री। हाँ जी, 100 शेयर ऑफ 10 ईच। वैल्यू क्या थी उनकी? 2 लाख थी, जो कहते हैं राइट ऑफ हो गई। ये तो समझ आ गया कि मेरी फर्म में एसेट कितने की है, जो भी हो राइट ऑफ हो चुकी है। आज की तारीख में वैल्यूड कितने में हो रहा है? 2,400 ईच। थे कितने शेयर? 100 शेयर थे, वैल्यूड कितने में हो गए? 2,400 ईच। कितनी हो गई वैल्यू? पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया। एसेट टेक ओवर करने की एंट्री क्या होती है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो सभी का आ जाएगा 80 80 80। तो प्रीत, वर्षा, कमला टू रियलाइजेशन 80 ईच। ठीक है मित्र, 80,000 रुपए ईच आ जाएगी मेरे पास, ये वाली वैल्यू आ जाएगी 80,000 रुपए ईच। ये लीजिए, और बताइए कोई डाउट? पहले टॉपिक करवा देता हूं एक बार आपको। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास पेंडिंग है इसमें, रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, ये भी एक बार समझा देता हूं। एंट्रीज तो कर लिए, नॉर्मली एंट्री का ही क्वेश्चन आता है, पर
रीवैल्यूएशन अकाउंट तो पूछ ही सकता है आपसे ना, कैपिटल अकाउंट के साथ थोड़े चांसेस कम हो गए हैं अब आने के, पर कैपिटल अकाउंट भी पूछ लिया तो आपको आना चाहिए।